बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। Today we have to discuss the theory regarding public goods, private goods, and the nature and their nature. While discussing all these things relating to public goods, publicly provided goods, and private goods, we will answer the following question. What distinguishes public goods? What distinguishes with reference to private markets? Number 3, why do government provide goods which are not purely public goods? Or their determination regarding the market efficiency, and in what scene the efficient government provides a good public behavior. तो इसके बारे में हमने सारी डिस्कशन स्टार्ट करनी है कि हुकूमतें किस तरह इनको कंट्रोल करती हैं, क्या सारी सूरत हाल है, कैसे इस सारे मामले को देखा जाता है, क्या इसको कहा जाएगा, क्या इसकी एफिशिएंसी होगी, कैसे हम इस सारे मामले को इस हवाले से देखेंगे। सबसे पहले पब्लिक गुड्स। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, economists talk two basic questions. Number 1, first, does the good have the property of rival consumption? Rival consumption means that if a good is used by one person, it cannot be used by another. For instance, if Lynn drinks a bottle of juice, Fran cannot drink that same bottle of juice. By contrast, non-rival consumption refers to the cases for which one person's consumption does not distract from the or prevent another person from consumption. ऐसे गुड्स जिसके लिए एक शख्स इस्तेमाल करे और दूसरा उसको इस्तेमाल ना करे, तो इसको राइवल कंजम्पशन के ज़िम्मे में लाते हैं। और अगर एक शख्स भी वही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा शख्स भी वही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको नॉन राइवल कंजम्पशन के ज़िम्मे में लाते हैं। पब्लिक गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो बातें हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जिसे एक शख्स इस्तेमाल करता है और दूसरा इस्तेमाल नहीं करता, तो ये राइवल कंजम्पशन होगी। और एक शख्स जिसको इस्तेमाल करता है और दूसरा भी इसी को इस्तेमाल करता है, तो ये नॉन राइवल कंजम्पशन होगी। अब इसकी एग्जांपल के ऊपर हमने बातचीत करनी है। इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, इसकी क्या सारी सूरत हाल है, डिफेंस के हवाले से हम इसको कैसे देखते हैं, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट इसको किस तरह इन्वेस्ट करती है, इसके ऊपर क्या सारा मामला है। छोटी छोटी एग्जांपल से बात को आगे बढ़ाएंगे। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन राइवल कंजम्पशन इज ए नेशनल डिफेंस। If the government create a military establishment that protects the country from attack, all the citizens are protected. National defense costs are essentially unaffected when an additional baby is born or when an additional individual immigrates to United States. This stands in a sharp contrast to private goods. It costs additional resources to provide another bottle of juice so that both Lynn and Ken have one. एग्जाम्पल बताई जा रही है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ शिप्स बनाए हैं जो डिफेंस के वाले से हैं, या कुछ एरोप्लेन जेट फाइटर्स तैयार किए हैं, या डिफेंस का कोई खर्चा किया है, तो बेशक जितने मर्जी लोग यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ जाएं या मुल्क को छोड़ जाएं, तो वो सारे के सारे मुल्क के अंदर उसकी प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि उसने सारी आबादी, सारी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। और नंबर 2, जितने मर्जी बच्चे फिर वहाँ पैदा हो जाएं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के इस एक्सपेंडिचर के नतीजे में प्रोटेक्टेड हैं।
उनके लिए कोई हमें एडिशनल कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी। वजह क्या होती है कि बाज़ खर्चे ऐसे हैं कि जिसको करने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है ये प्योरली जो है वो पब्लिक गुड्स हैं, और बाज़ औक़ात हमें करने के बाद अंदाज़ा होता है ये प्योरली जो है वो प्राइवेट गुड्स हैं। अगर बॉटल्स एक प्राइवेट अदारा बना रहा है तो प्राइवेट अदारा पीने वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अगर मिस्टर ए ने पी है तो उसकी लिए एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ी करेगी कि उसे मिस्टर बी भी यूज़ करे। अगर उसे मिस्टर सी ने यूज़ करना है तो एडिशनल खर्चा, अगर उसने मिस्टर डी ने यूज़ करना है तो एडिशनल खर्चा, अगर मिस्टर एफ ने यूज़ करना है तो एडिशनल कॉस्ट, अगर मिस्टर जी ने यूज़ करना है तो एडिशनल कॉस्ट, अगर मिस्टर एफ ने यूज़ करना है तो एडिशनल कॉस्ट। इसको 6 बंदों ने यूज़ किया तो 6 बंदों के लिए ही इजाफी खर्चा आपको करना पड़ता है। और इसी तरह अगर इसको सिर्फ एक बंदा यूज़ कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि जनाब ये सारी की सारी 1% यूज़ है, इसको दूसरे यूज़ नहीं कर रहे। तो पब्लिक गुड्स में डिफेंस की एग्जांपल उन्होंने दी है और नॉन पब्लिक गुड्स में उन्होंने एग्जांपल दी है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं। This second question, why ask the distinction between and public and private goods relate to the exclusion of property। जैसा मैंने पहले बताया कि जब आपने एक प्रोडक्ट एक आदमी के लिए बनाई है और वो प्रोडक्ट जो है पब्लिक गुड्स नहीं है तो प्राइवेट गुड्स के सूरत में उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ता है दूसरे के इस्तेमाल के लिए, तीसरे के इस्तेमाल के लिए, चौथे के इस्तेमाल के लिए और पाँचवें के इस्तेमाल के लिए और छठे के इस्तेमाल के लिए। और इसी तरह अगर वो पब्लिक प्योरली गुड्स है तो फिर आपको उसको इजाफी खर्चा करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा जी, इज इट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स विदाउट इंक्रिंग ग्रेट कॉस्ट। A ship going past a lighthouse, for instance, cannot be excluded from the benefit the lighthouse provided. Likewise, if the country is defended against the attacks by foreigners, then all the citizens are protected. It is difficult to exclude anything from the benefit. Clearly, if the exclusion is impossible, then the use of price system is impossible because customers have no incentive to pay. बाय कॉन्ट्रास्ट प्राइवेट गुड्स बात क्लियर की जा रही है कि अगर डिफेंस का कोई एक्सपेंडिचर है, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जो एक मरतबा पब्लिक के लिए आप कर रहे हैं तो सारी पब्लिक उससे इस्तेमाल करती है, फिर हम किसी पब्लिक के पर्सन को उससे निकाल नहीं सकते। अगर आपने बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को के अटैक को रोकना है तो जो खर्चा आपने किया डिफेंस सिस्टम पे, डिफेंस शील्ड पे, वो सारे के सारे इनसाइडर यानी कंट्री सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए यूज होना है, उसमें से किसी बंदे को निकाला नहीं जा सकता। इसी तरह जो बंदे दूसरी तरफ हैं उनमें से भी कुछ बंदों को निकाला नहीं जा सकता, आप उनको भी देखेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट गुड्स तैयार कर रहे हैं तो कुछ खर्चे जो आपने यूज़ किए हैं उनके लिए एक पर्सन को के लिए और खर्चा होगा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। Generally speaking, private goods have properties. Generally speaking, private goods have property। इस वक्त मैं इस पोर्शन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसमें ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह की कैफियत में मुब्तला है कि वहाँ पर भाई एक बंदे के लिए एक इस्तेमाल करना है तो फिर राइवल कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। Generally speaking, private goods have the properties of rival consumption and excludability. Private goods are characteristic by non-rival consumption and non-exclusivity। क्लियर बात की जा रही है, एक बंदे का खर्चा एक के लिए, दो का खर्चा दो के लिए। अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री लगाई है तो इसको आप प्राइवेट गुड्स ही समझेंगे क्योंकि इसमें राइवल कंजम्पशन है। एक आदमी के लिए 10 रुपये कॉस्ट होगी एक बोतल के लिए, फिर अगर दूसरे को आपने प्रोवाइड करनी है तो दूसरे के लिए $10, फिर तीसरे के लिए $10। ये सारी चीज़ें हम इस सारे हिस्से में टैक्स इंक्लूड करते हैं। इसमें अब डिफरेंस करना क्यों जरूरी है, इसमें अब तरमीम करनी क्यों ज़रूरी है, इस वक्त हम इस हिस्से पे बात करने लगे हैं। इसमें
कि इसकी तरमीम करना इसके अंदर क्या ज़रूरी है, इसके अंदर डिस्टिंक्शन करना क्यों ज़रूरी है, इस सारी चीज़ के ऊपर बहस करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया। तमाम स्टूडेंट को इन्फॉर्म करेंगे फौरी तौर पे क्लास ज्वाइन करें। आज अटेंडेंस उन लोगों की ही है और हमेशा की तरह जो क्लास में होंगे। In order to isolate the role of exclusivity and rival roughness in consumption, we consider instances in which a good have one property and not the other. प्राइवेट गुड में एक शख्स एक ही चीज़ इस्तेमाल करेगा, उसी की मलकियत है। अगर आपने इसको दूसरे की तरफ ले जाना है तो आपको एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ेगी और दूसरे के लिए फिर ये नॉन राइवल गुड्स का इस्तेमाल इम्पॉसिबल होगा। अच्छा जी, राइवल गुड्स क्या होती हैं? जिसे सिर्फ एक ही बंदा इस्तेमाल करता है, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल है, खाने पीने की चीज़ों की एग्जांपल है, रिहाइश की एग्जांपल है। और नंबर 2, प्राइवेट गुड्स कौन से हैं? प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं कि जो आपके लिए इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर एक के रहने से फ़र्क पड़ता है और बाकियों के रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, इस सारी की तरफ देखा जाना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट की हैं 2-4 चीज़ें। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल some goods consumption is non-rival but exclusion is possible. For instance, the marginal cost of additional individual turning on his television is zero. ज़ाहिर अगर आपने टीवी की प्रोडक्शन पे कुछ खर्चा किया है तो जितने मर्जी लोग इसे देखने, ये कोई इनके इक़्तिदार बढ़ने के साथ आपने कोई अजाफी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, इजाफी कॉस्ट इंकर करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जितनी भी डिस्कशन मैंने की है, जो बच्चों ने भी ज्वाइन किया उनके लिए मैं दोबारा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमने बात की है किसकी तरफ, हमने बात की है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ये चैप्टर के नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं। इनमें सबसे पहले हमने पब्लिक गुड्स की बात की। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? पब्लिक गुड्स वो होते हैं कि जो सब एक बंदा इस्तेमाल करता है तो दूसरे के लिए आपको कोई इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ता। और अगर फिर आप इसके लिए इजाफी कॉस्ट करते हैं तो फिर वो दो तरह की प्रोडक्शन होगी, राइवल कंजम्पशन और नॉन राइवल कंजम्पशन। राइवल कंजम्पशन में अगर एक शख्स इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे को इस्तेमाल करने, दूसरा वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि हमें इजाफी खर्चा ना करना पड़े। इसी तरह फिर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन की कि प्योर पब्लिक गुड्स जो है उनकी क्या हैसियत है और प्योर पब्लिक गुड्स और उनकी मार्केट्स जो हैं उनकी क्या हैसियत है। अभी हमने डिफेंस की बात की कि जितना मर्जी डिफेंस आप एक मुल्क को लगाते हैं, या टीवी सीरियल की बात की, या पीने वाले पानी के प्लांट की बात की, या जिस तरह हम बात करते हैं पुलिस की कि एक शहर में 4000 बंदा रह रहा है तो पुलिस उनके लिए भी सर्व करती है। एक बंदा शहर में 4002 बंदे एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वहाँ पर भी पुलिस सर्व करती है। तो ये सारे के सारे पब्लिक गुड्स होंगे और इनकी मार्केट के भी यही फीचर्स हैं। इसके लिए कोई इजाफी खर्चा पे करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? दोबारा बात कर रहे हैं यहाँ से, फ्रॉम हियर। इस वक्त मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट गुड्स जो हैं उनके पब्लिक गुड्स जो हैं उनके लिए कोई इजाफी कॉस्ट इंकर नहीं करना पड़ती। But if there is no charge for non-rival goods, there will be no incentive for supplying the goods. In this case, inefficiency will form the undersupply. बात क्लियर की जा रही है कि अगर आप कोई इजाफी खर्चा या इजाफी कॉस्ट इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जनाब मेरा जो है ना मार्केट डल है।
जितनी मर्जी चीज़ें फिर गवर्नमेंट सप्लाई कर दे, मार्केट डल ही है, मार्केट यहाँ पर डल ही रहेगी। अगर आपने मार्केट को एफिशिएंट करना है तो आपको यहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। पब्लिक गुड्स में फिर इंसेंटिव चूंकि हमारे पास नहीं कोई इस तरह का होता, तो हम जो सारा मामला उसको इस तरह नहीं देख सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी मार्केट में सारी लोग ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारे मार्केट में जो गवर्नमेंट का टेलीफोन यूज़ नहीं कर रहे, सारे गवर्नमेंट का जो सारे इलाके में सारे सिटी में जो गवर्नमेंट का टीवी प्रोडक्शन है वो लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि जी इसको अच्छे तरीके से देखा जाना चाहिए। और अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे आप तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो आप इसको प्रॉब्लम में रहने से बचने के लिए, मार्केट को एफिशिएंट करने के लिए, डलनेस से निकालने के लिए हमें देखना होगा। इफ एक्सक्लूजन इज पॉसिबल देन द कंजम्पशन इज, यहाँ से मैं इस वक्त बात करूँ, इफ एक्सक्लूजन इज पॉसिबल, ये साहब कौन से हैं ज़रा इनसे देखते हैं। ये जितनी भी एफिशिएंसी है, एक तो ये रगड़े में आ जाएगा, अभी ये मैंने कर दी है, पता अभी चला के मैं उठूंगा ये किस साहब ने ये हरकत की थी। एक मिनट जी, यानी अब पहले पता कर लिया जाए ये साहब कौन थे, फिर उसके बाद आगे बात को बढ़ाएंगे। अभी मैंने नोट कर लिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन साहब थे। ये जितनी भी सारी ये यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। किसी स्टूडेंट ने अभी ये स्क्रीन पे कुछ अपना मामला किए, आई विल लुक आफ्टर, और ये इबरत का निशान इंशाल्लाह बना दूंगा मैं इसको, कौन साहब ये मोहतरमा थे। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि गवर्नमेंट के गुड्स जब आपने मार्केट में सप्लाई करनी है तो आप इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ना कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा इजाफी, ताकि जो बंदा ये चीज़ यूज़ करना चाहता है, जो बंदा ये चीज़ लेना चाहता है पब्लिक गुड्स की, उसके लिए थोड़ी बहुत कोई ना कोई वो पेमेंट करे जिसको हम यूज़र फी कहेंगे, जिसको हम यूज़र फी कहेंगे। If exclusion is possible, even if the consumption is rival, the government often charge fee। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल में गवर्नमेंट ने फीस बढ़ाई तो मार्केट के अंदर पेट्रोल वापस आ गया, तो कुछ ना कुछ आपको चार्ज करना पड़ेगा। अवाम नास को फ्री चीज़ नहीं देंगे, फ्री चीज़ की शायद वो कदर नहीं होगी। जब लोग कुछ ना कुछ चीज़ के लिए पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के नतीजे में काफ़ी सूरत हाल एफिशिएंट हो जाएगी, काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये भी बात आपको बताई जा रही है। एयरलाइन टिकट के हवाले से गवर्नमेंट जो है, जो एयरलाइन की टिकट है उसके लिए इजाफी फ़ी चार्ज ना करें तो मार्केट डल हो जाती है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट को एफिशिएंट रखने के लिए, मार्केट को बेहतर रखने के लिए उन्हें इसमें कोई ना कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करना होगा, ऐसी फीस चार्ज करनी होगी, ताकि उससे हमें ये पता चल सके कि जी लोगों का इंटरेस्ट इसमें मौजूद है। टोल रोड्स फाइनेंस बाय यूजर फीस। अब सड़कें तो गवर्नमेंट ने बना दी हैं, वो फीस ना भी ले तो कुछ ना कुछ तो लोग उसके ऊपर सफर करेंगे, लेकिन उनको उसकी कदर नहीं होगी, इसलिए यूजर फी आप चार्ज करेंगे। एयरलाइन के ऊपर आप टैक्सेस चार्ज करेंगे। ये यहाँ से बात होगी इसमें। ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट हाईलाइट नहीं कर रहा। अब जिस एक सभी साहब ने यह हरकत की थी, आई विल टीच हिम अ लेसन इंशाल्लाह विद इन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छा जी, यूजर फीस आर ऑफन थॉट्स ऑफ एन इक्विटेबल वे ऑफ रेजिंग रेवेन्यू। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मार्केट में चीज़ की चूँकि प्राइस पे करनी पड़ती है तो मार्केट एफिशिएंट रहती है, कमी नहीं हो पाती, चीज़ों की कमी नहीं हो पाती। और अगर मार्केट को आपने डलनेस में इससे निकालना है तो आप देखते हैं कि भाई ये अभी फरीहा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अगर आपने मार्केट को डलनेस से निकालना है तो उसके लिए सारी सूरत हाल ये होगी कि आप कुछ ना कुछ फी यहाँ पर चार्ज करें। बात को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा जी, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द केस ऑफ अ ब्रिज। अब आपका एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा आता है और उस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए आपका गैप बन जाता है। सपोज के पब्लिक के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है गुड्स प्रोवाइड करने पे $100, लेकिन उससे जो रिकवरी हो रही है वो आपकी जो है, अगर आपने रोड बनाई है, रोड के ऊपर 1000 बंदा सफ़र करता है, तो अगर वो 1000 की बजाय 5000 बंदा भी सफ़र करना शुरू कर दे तो मार्जिनल कॉस्ट तो ज़ीरो ही है, इजाफी खर्चा तो कोई नहीं भरना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर 10,000 बंदा भी सफ़र करना शुरू कर दे तो इजाफी कॉस्ट तो ज़ीरो ही है, क्योंकि सड़क तो आपने एक दफ़ा बना दी है और उस पर कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ता। तो जहाँ पर एडिशनल खर्चा कोई नहीं करना पड़ता वहाँ पर आपका एडी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। अब हम इसकी तरफ देखेंगे कि अगर 1000 बंदा ट्रैवल करेगा तो हमें रेवेन्यू आएगा 1000% का। अगर उसमें 1500 बंदा ट्रैवल करता है तो 1500 का रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर उसके ऊपर 3000 पर्सन ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर 3000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन दूसरी तरह अगर एक एयरप्लेन है, एक जेट है जिसके ऊपर लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, तो उसकी सीटें से 300 पैसेंजर उसमें मूव कर सकते हैं। तो इस वक्त 300 पैसेंजर की सूरत हाल क्या है कि अगर आपके पास 280 पैसेंजर्स हैं तो 280 पैसेंजर में आप 281 एक बंदा और डालते हैं तो कोई इजाफी कॉस्ट नहीं, फिर 282 कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, फिर उसके बाद 283 कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, फिर उसके बाद 284 कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। कब तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो रहनी है? जब तक 300 सीटें फिल नहीं हो जाती। जैसे 300 सीटें फिल हो गई, अब आप जैसे इसकी तरफ देखेंगे एक और पर्सन आता है मुझे ऑन बोर्ड करें, तो आप उसके लिए अलग जहाज लगाएंगे, ये इसमें बंदे की बैठने की कैपेसिटी नहीं है। तो आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पूरे जहाज की कॉस्ट पड़ेगी। इसको अब हम यहाँ पर एक ग्राफ की शक्ल में देखते हैं, एक यहाँ पर स्क्रिप्ट की शक्ल में देखते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी क्या पोजीशन है। लो जी, सबसे पहले हम सब इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। तवज्जो करते हैं पब्लिक गुड्स एंड पब्लिकली प्रोवाइडेड प्राइवेट गुड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तरफ प्राइस है यहाँ पर, और एक तरफ जनाब हमारे पास ये पोर्शन प्राइस का है और ये जनाब आपके लिए क्वांटिटी का। आपके लिए मैंने ये सिंबल्स ड्रा की हैं कि आपको पता चल सके कि किस लम्हे की बात हो रही है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, जब ये लेक्चर हमारा ख़त्म होगा इसके बाद मैं 10 मिनट की मज़ीद गुफ्तगू करूँगा लेक्चर कंप्लीट करके, तो वो उसकी तरफ भी आपने तवज्जो करनी है। बाकी क्लासेस ने वो काम कर लिया है, रात मैंने आपसे शेयर किया था, और हमारा वो काम रहता है वो आपने भी करना है। अच्छा जी, इसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगर प्राइस ज़ीरो है, अगर प्राइस ये है, अगर प्राइस ये है हेयर, और अगर प्राइस ये है हेयर, और अगर प्राइस ये है हेयर, कि आप टोल की प्राइस जो है यानी रोड पे ट्रैवल करने की बढ़ाई जा रहे हैं, तो कितने टोकन्स होंगे, कितने बंदे आपके वहाँ मूव करेंगे, इसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी क्या पोजीशन होगी। अच्छा जी, यहाँ पर से ड्राइंग से अब दोबारा ड्राइंग की तरफ, इसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी क्या पोजीशन होगी, और मेरे बच्चों इसकी क्या पोजीशन होगी। इन तीनों की तरफ हम देखते हैं। अब अगर प्राइस आपने चार्ज करनी है टोल की 0, फिर $10, फिर 20, फिर 30, तो कितनी क्वांटिटी मार्केट में आप सप्लाई करेंगे, सारे को गौर से देखते हैं। If the capacity is large enough, then the bridge is a non-rival good. Rival goods क्या होती है? जिसे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा इस्तेमाल करता है और दूसरे के लिए हमें वो नई चीज लानी पड़ती है। इसको हम कहते हैं राइवल गुड्स।
और जिसे सब लोग इकट्ठे इस्तेमाल कर लेते हैं उसे कहते हैं नॉन राइवल गुड्स। फिर मैं इसकी तरफ बात करूंगा। राइवल कॉन्सेप्ट, जैसे आपने बोतल पी एक ने, तो उसके बाद दूसरा बंदा आया तो आपके लिए तो आपको दूसरी खर्चा करना पड़ेगा, अब तीसरे के लिए तीसरा खर्चा करना पड़ेगा, चौथे के लिए चौथा खर्चा करना पड़ेगा। ये राइवल गुड्स होंगे। अगर आपने डिफेंस प्रोवाइड किया है, शहर में 4000 बंदा है, तो उनकी हिफाजत के लिए 4000 के ऊपर आपने खर्चा किया है। 3 बंदे वहां से हिजरत कर गए, इमिग्रेट कर गए हैं, और एक बंदा पैदा हो गया है, तो +1 - 3 39 98 तादाद है इस वक्त पर्सन की। तो इस वक्त पर्सन की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉन राइवल गुड्स की बात होगी। नॉन राइवल गुड्स, राइवल जिसे सिर्फ एक बंदा इस्तेमाल करता है, नॉन राइवल जिसमें बहुत ज्यादा पर्सन शेयर करते हैं। तो अब नॉन राइवल गुड्स की तरफ हम देखते हैं कि नॉन राइवल गुड्स के बारे में उसने क्या कहा। ये मैंने आपके सहूलत के लिए यहाँ पर सारी शेयरिंग की थी कि भाई ये सारे का सारा मामला मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, और ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा था कि जनाब ये सारी चीज़ हम यहाँ से हमारी कवर हो गई। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ से कवर हो गई, और उसके बाद दोबारा इसकी तरफ आते हैं। इसको मैं आपके लिए बयान करता हूँ। इफ द कैपेसिटी इज लार्ज अनफ द ब्रिज इज नॉन राइवल गुड्स। ये ब्रिज, while it is possible to exclude people from using the bridge, कहते जी पुल के ऊपर अगर आपने एक खर्चा कर लिया तो जितने मर्जी बंदे गुजर जाएंगे, तो ज़ाहिर पुल के खर्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर आपने एक बंदा गुजरेगा तो आपको रेवेन्यू एक बंदे का आएगा, अगर 2 बंदे गुजरेंगे तो आपको रेवेन्यू 2 बंदों का आएगा, अगर 3 बंदे गुजरेंगे तो आपको रेवेन्यू 3 बंदों का आएगा, अगर 4 बंदे गुजरेंगे तो आपको रेवेन्यू 4 बंदों का आएगा, अगर रेवेन्यू 5 पर्सन गुजर रहे हैं तो 5 पर्सन का रेवेन्यू आपको आएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर रेवेन्यू कम रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप कीमत नहीं रखते तो उससे लोग कम पुल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप खर्चा रखते हैं तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्वांटिटी और ये सारी डिटेल यहाँ मौजूद है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमने शेयर की, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट की ताकि हमारे सामने कॉस्ट का बेनिफिट आ सके। आगे आते हैं नंबर नेक्स्ट, द फ्री राइडर प्रॉब्लम्स। मैनी ऑफ द, इस वक्त मैं यहाँ से बात करने लगा हूँ आपके लिए। मैनी ऑफ द मोस्ट important publicly provided goods such as public health programs and national defense have the property of non-excludability। आजकल कोविड-19 चल रहा है तो हर बंदे को गवर्नमेंट ने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। 2 महीने पीछे चलिए तो आपको याद होगा जिस घर में पता चलता था कि यहाँ पेशेंट है, गवर्नमेंट वहां रेड करती थी, रेड करके वहां से पूरा घर उठा लेती थी, और घर वालों को और मोहल्ले वालों को कौन क्या वो क्वारंटाइन में शिफ्ट करती थी। आप ये भूल नहीं सकते, ये गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं ये भूल नहीं सकते आप। पूरा घर जो है वहां से लोगों को, और उसके बाद जब वो पूरे इलाके को सील करती थी, इलाके को, इस वजह से ये कंट्रोल हुआ। अल्लाह ने इस वजह से शिफा दी है लोगों को। ये घर बैठे वैक्सीन के साथ कंट्रोल नहीं हो गया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। तो वहां पर आपको पता था कि डिप्टी कमिश्नर को ये हदायत थी कि जिस इलाके में, मैं उस दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड के पास से गुजरा था तो एक बंदा गिर गया खांसी करता हुआ, वहीं पर गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज 1122 आ गई, उन्होंने उसे उठाया, उसके बीवी बच्चों को उठाया और फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया। बात ही नहीं मान रहे थे। इवन के बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही थी पूरे लोगों को वहां पर
7-7 दिन 14-14 दिन उन्होंने वहां रखा है, तो ये एक दिन में कंट्रोल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इसके ऊपर। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाई। इस तरह का काम शायद साबका गवर्नमेंट ना कर पाती, जिस तरह का गवर्नमेंट आर्मी के साथ, शायद ये गवर्नमेंट भी ना कर पाती जी अगर इनके साथ गवर्नमेंट आर्मी की हेल्प ना होती, रेंजर की हेल्प ना होती और सारे डिपार्टमेंट एक लाइन पे ना होते। तो गवर्नमेंट ने इस पे आप तब ये कंट्रोल हो पाया, गली मोहल्लों से लोगों को जबरदस्ती सीज किया गया। लोग, आपके तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। आपके तालीमी इदारे बंद होने के साथ ही क्या हुआ, सारे का सारा सिस्टम शुदा गवर्नमेंट का वो स्टॉप कर गया। इस स्टॉप के नतीजे में हम देखते हैं कि इस तरह का काम कोई नहीं कि भाई इस पे हमें जनाब वो सारा मामला कोई देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सारे को हमने इस अंदाज में देखा कि इस पे काम हुआ। बात बताई जा रही है कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिकली प्रोवाइडेड गुड्स, वहाँ मार्केट जो है वो प्राइस के हिसाब से अपने मार्केट को कंट्रोल करने की प्राइस को आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो हैं वो सारे के सारे एक मरतबा खर्चा हो जाता है। उसमें से कितने लोग आपने निकालने हैं, कितने लोग डालने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी गली में सड़क बनी है, आपके मोहल्ले में रोड बनी है, या डिफेंस है, गवर्नमेंट है, या JF-17 थंडर पे खर्चा किया है, या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खर्चा किया है। पहले आबादी 16 करोड़ थी, उनका तहफ़्फ़ुज़ था। इस वक्त 22.5 करोड़ तजावज़ कर दी, उनका तहफ़्फ़ुज़ है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। The infeasibility of rationing by the price system implies that competitive market will not generate। अब इसमें हम इस तरह का कोई कंपटीशन प्रॉब्लम या फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं देख सकते। इसमें हमें सारे का सारा मामला एफिशिएंटली देखना पड़ता है। प्राइवेट गुड्स होंगे तो उसमें आपको इजाफी खर्चा करना पड़ेगा। इस वक्त मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है। प्राइवेट गुड्स होंगे तो आप उसमें ये वाली सूरत हाल देख सकते हैं कि ये हिस्सा मैं इस वक्त आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर यू, ये मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए। प्राइवेट गुड्स होंगे तो वहाँ पर आपको इजाफी खर्चा करना पड़ेगा, और अगर पब्लिक गुड्स हैं तो इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ता, इजाफी खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पब्लिक गुड्स हैं तो इजाफी खर्चा करना पड़ता है। तो अगर पब्लिक गुड्स होंगे तो आपने इजाफी खर्चा करके उसको लाना होगा। अगर आप घर बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना के दे रही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट को जो खर्चा होगा वो प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ यही नहीं है कि भाई प्राइवेट गुड्स ही हम प्राइवेट लोग ही बनाते हैं। नहीं, प्राइवेट गुड्स गवर्नमेंट भी ला सकती है, और प्राइवेट गुड्स जो हैं वो पब्लिक भी में से भी कोई बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे सिर्फ गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करे। तो अगर एक राइवल गुड्स हैं जिसको सिर्फ इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाना है, तो वहाँ पर अजाफी खर्चा करना पड़ता है। और जहाँ पर आप समझते हैं नॉन राइवल गुड्स हैं, तो वहाँ पर अजाफी कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर नॉन राइवल गुड्स को हर बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर नॉन राइवल गुड्स जो हैं वो सारे पर्सन जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राइवल गुड्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर ये सारा मामला और अंदाज में डिस्कस किया जाता है। तो मार्केट में एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कौन से गुड्स हमारे पास हैं। पब्लिक गुड्स हर बंदा यूज़ करता है, नॉन पब्लिक गुड्स हैं वो हर बंदा यूज़ नहीं करता। पब्लिक गुड्स की कोई इजाफी कॉस्ट नहीं होती, नॉन पब्लिक गुड्स की इजाफी कॉस्ट होती है। उसके लिए प्राइवेट गुड्स की आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ते हैं। There are few cases where exclusivity of private goods are provided, public goods are privately. Usually, this is caused there is a single large consumer uh, whose direct benefits are so large that it pays him to provide it for himself. He knows that there are free riders benefiting from this action, but in deciding how these persons can accrue
या these benefits can accrue for the public। तो जैसे कि उसने एग्जांपल मेरे सामने बात की कि जैसे समुंदर में लाइट हाउस बन जाता है ताकि गुजरने वाले जो शिप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से गुजरते वक्त इस बात को यकीनी बना सकें, देख सकें, सारे बेनिफिट जो हैं वो ले सकें। और इसके लिए कोई इजाफी खर्चा हमें नहीं करना पड़ता, चाहे समुंदर से एक शिप गुजरे, चाहे समुंदर से 2 शिप गुजरें, चाहे 3 शिप्स गुजरें, चाहे 4 शिप्स गुजरें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है फ्री राइडर्स का प्रॉब्लम क्या है, मुफ्त बेनिफिट लेने वालों से कैसे निपटा जाए। The free rider problem is just a reflection of an important incentive problem that arise in the case of public goods. If goods is going to provide to anyway, why should I pay? अब अगर वहाँ से आप देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट शिप्स के ऊपर टैक्स लगाती है, जो जिसने भी गुजरना है वो लाइट हाउस का खर्चा पे करे, तो जो अगर ये पब्लिक गुड्स है तो सारे शिप जो है वो इनमें उनसे कुछ लोग पे कर देंगे, कुछ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसने वहाँ से मूव करना है तो कलेक्शन का सोर्स तो आपके पास है कोई नहीं, कैसे टैक्स कलेक्ट आप करेंगे। और अगर आपने लोगों पे टैक्स लगा दिया है तो उसके ऊपर हर गुजरने वाले के ऊपर, जिसने भी मोटरवे पे चढ़ना है टैक्स दे, जिसने भी रोड यूज़ करनी है टैक्स दे, जिसने भी गवर्नमेंट की बस यूज़ करनी है टैक्स पे करे, इसके लिए फ़ी पे करे, तो यहाँ पर फ्री राइडर्स की तादाद ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आपने पुल बना दिया है और वहाँ से एक बंदा गुजर रहा है, 2 गुजर रहे हैं, 3 गुजर रहे हैं, 4 गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री राइडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर आपने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। तो फ्री राइडर्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है तो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ए प्योर पब्लिक गुड्स इज ए पब्लिक गुड्स वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल पर्सन इज जीरो। अभी मैंने बात की कि एक टीवी पे ड्रामा चल रहा है, आपके घर भी टीवी है, 100 बंदों के घर टीवी है, सारे देख रहे हैं, तो इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना पड़ता। ये प्योरली प्राइवेट गुड्स हैं और सॉरी पब्लिक गुड्स हैं, और इन सबको पब्लिक गुड्स के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। पब्लिक गुड्स की क्या सारी सूरत है, पब्लिक गुड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, अब इन सारी की डिटेल आ रही है, पब्लिक गुड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्टली नॉन राइवल गुड्स। नॉन राइवल कौन से होते हैं, जिसे जितने मर्जी लोग यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते, और ना ही उसके लिए कोई इजाफी खर्चा करना पड़ता है। पब्लिक गुड्स के लिए कोई इजाफी खर्चा करना नहीं पड़ता, पब्लिक गुड्स के लिए हमें कोई इजाफी खर्चा करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो पब्लिक गुड्स जितने भी हैं उसके लिए कोई इजाफी खर्चा हमें नहीं करना पड़ता, और उनको ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, और वो नॉन राइवल गुड्स होते हैं। फिर सारी गुफ्तगू मैं करूँगा, राइवल गुड्स जो होंगे वो प्राइवेट गुड्स होंगे, नॉन राइवल गुड्स होंगे वो पब्लिक गुड्स होंगे। आप पब्लिक गुड्स को नॉन राइवल गुड्स की बजाय राइवल गुड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, फीसें चार्ज करके उनसे खर्चा, ताकि फ्री राइडर्स उसको यूज़ ना कर सकें। अच्छा जी, वेयर नॉन राइवल कंजम्पशन इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू एक्सक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम द बेनिफिट। सारे इसका बेनिफिट उठाते हैं, कोई बंदा इससे बाहर नहीं निकल सकता, और इसमें किसी किस्म की कोई एक्सक्लूजन नहीं है। फ्री राइडर प्रॉब्लम रहेगा, रहता है, लोग इसे मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, आप इनको यहाँ से हटा नहीं सकते। तो सारे लेक्चर को एक मरतबा फिर देखते हैं कि इस सारी गुफ्तगू का मतलब क्या था। इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे कुछ ही देर में, इसके बाद मैं फौरी तौर पे दूसरी मीटिंग आपसे करना चाहूँगा, तो जितने भी लोग ऑन बोर्ड हैं उन्होंने दोबारा लेक्चर ज्वाइन कर लेना। आज हमने बात की है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पब्लिक गुड्स और पब्लिकली प्राइवेट गुड्स। इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हैं। पब्लिक गुड्स में 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक राइवल गुड्स और एक राइवल कंजम्पशन है और एक नॉन राइवल कंजम्पशन। राइवल कंजम्पशन क्या होती है, राइवल कंजम्पशन हमारे लिए होती है कि जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई एक बंदा उसको यूज़ कर रहा है, फिर दूसरे के लिए वो यूज़ होने के लिए नहीं बचती। अगर आप दूसरे पर्सन ने भी उसे यूज़ करना है तो वो उसको इस तरह यूज़ करे कि सारा मामला ख़त्म हो जाए। और इसके बाद फिर हमने दूसरी बात की कि जनाब क्या इस सारी गुफ्तगू का मतलब, इस सारी गुफ्तगू का हमने देखा कि जो हमारे नॉन राइवल गुड्स हैं वो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। फिर मैंने पब्लिक गुड्स की
मार्केट की एफिशिएंसी के वाले से आपसे गुफ्तगू की कि इसकी एफिशिएंसी मार्केट में कैसी होती है, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट जो है वो कैसे लिया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं। अच्छा जी, इसमें फिर हमने देखा कि जी क्या मार्केट एफिशिएंट होती है, क्या मार्केट डल होती है। मार्केट डल भी हो सकती है, मार्केट एफिशिएंट भी हो सकती है। अगर आपको पेमेंट करनी पड़े पब्लिक गुड्स की, यानी जैसे आप देखते हैं कि भाई सनमे के टिकट हैं, जहाज़ के टिकट हैं, रेल के टिकट हैं, तो वहाँ पर मार्केट की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वहाँ पर मार्केट की एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, बाज़ औक़ात लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर उसके बाद मैंने ग्राफ की मदद से आपको समझाया कि भाई सारी सूरत हाल कैसे होगी, एक पुल की एग्जांपल देकर कि इसमें जनाब गैप को आप कैसे फिल करेंगे। अगर पब्लिक गुड्स है तो डिमांड ये है, अगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डिमांड प्राइस के साथ साथ राइज कर सॉरी प्राइस के साथ साथ ये डिमांड वेरी करती जाती है। और फिर उसके बाद अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एक तरफ हमने ये क्वांटिटी ड्रा की हुई है, एक तरफ प्राइस ड्रा की है। प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप प्राइस राइज करते जाते हैं और क्वांटिटी को वेरी करते जाते हैं, तो सारी सूरत हाल हमें नज़र आ जाती है। अल्टीमेटली इसको डिस्कस करने के बाद हमें पता चला जी कि इस सारे मसले को हम इस अंदाज में हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।